जय हिंद साथियों। मैं रितेश कुमार। कल एक कारणवश कुछ स्टूडियो में कारणवश कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो इस कारण कल वाला क्लास आज मैं ले रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। और देखता हूँ कि कल क्लास लिया था बट कुछ कारणवश स्टूडियो का रिकॉर्डिंग सही नहीं हो पाया। और ये ऑनलाइन जो था पढ़ा रहे थे तो उसमें तो सही था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया। तो चलते हैं, कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। कल से जो परसों जो पढ़ाए थे 30 को, 30 के बाद 31 गैप हो गया। और ये मैं एक दिन संडे को क्लास लेकर इसको रिकवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल संडे है तो कल टाइम नहीं मिल पाएगा। अगले नेक्स्ट संडे को मैं कोशिश करूंगा कि इसको रिकवर कर दूं, या बीच में कभी एक्स्ट्रा एक क्लास टाइम मिलेगा तो ले लूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे निहारिका के बारे में, कि निहारिका से तारा कैसे बनते हैं, और तारा से रेड जाइंट कैसे बनते हैं, लाल दानव तारा कैसे बनते हैं, और लाल दानव से सुपरनोवा या अभिनव तारा कैसे बनते हैं। उसके बाद न्यूट्रॉन तारा कैसे बनते हैं, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कैसे बनता है, या श्वेत बौना तारा कैसे बनता है, हम लोग पहले समझ चुके थे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसके बारे में। तो रिवीजन करने का मतलब कि देख लेते हैं मैप द्वारा। और मेरा गला फंस रहा है, तो कॉपरेट कीजिएगा आप लोग। तो ये हमारा क्या है, निहारिका है। और निहारिका क्या होता है, निहारिका वही चीज होता है, वो होता है कि ब्रह्मांड में एक धूल कण गैस, और क्या होता है कि धूल कण गैस और हाइड्रोजन हीलियम और अन्य गैस के क्या होता है, एक प्लाज्मा का एक बादल होता है। ये क्या होता है, निहारिका। निहारिका धूल कण गैस और हाइड्रोजन हीलियम का और अन्य गैस का क्या होता है, एक बादल टाइप पे होता है। और ये क्या होता है कि धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण एकत्रित होता है। एकत्रित होगा तो इसमें क्या होगा कि सारे पदार्थ एकत्रित हो गए और तेजी से घूर्णन करेगा ये। और घूर्णन करने के बाद क्या होगा कि तेजी से घूर्णन करेगा, और घूर्णन करने के बाद क्या होगा कि ये तो या तो लार्ज स्टार, ये बड़ा तारा में बदलेगा, या तो छोटा तारा में बदलेगा। ये छोटा तारा में या बड़ा तारा में ये बदलेगा, स्मॉल स्टार या लार्ज स्टार में बदलेगा। और ये क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि जब लार्ज स्टार में बदलेगा तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होगा। और हाइड्रोजन में परिवर्तित होने के कारण यहाँ पे नाभिकीय संलयन होगा, और नाभिकीय संलयन के कारण वहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होगी, और ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण ये तारा कहलाएगा। ये तारा कहलाएगा। और तारा कहलाने के बाद यदि ये निहारिका बहुत बड़ा होगी, बड़ा बड़ा मात्रा में होगा तो ये बड़ा स्टार बनेगा, और छोटा मात्रा में होगा तो छोटा स्टार बनेगा, स्मॉल तारा बनेगा। और हमारा सूर्य भी स्मॉल तारा के जगह स्मॉल तारा से होकर गुजर रहा है। सूर्य हमारा जो है स्मॉल तारा से होकर गुजर रहा है। और उसके बाद क्या है कि जब लार्ज तारा, बड़ा तारा या छोटा तारा के बीच का जो बीच का हीलियम खत्म हो जाएगा और केंद्रीय भाग संकुचित होने लगेगा। ये क्या होगा कि तारा का बीच का भाग है, बीच का हीलियम खत्म होगा, और इसका केंद्रीय भाग संकुचित होगा, और बाहरी भाग में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन होते रहेगा। और यहाँ पे
तापमान वही रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो लाल हो जाएगा। यहाँ बीच में इसका हीलियम खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन से हीलियम खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ से ये धीरे धीरे लाल हो जाएगा। लाल होने के कारण क्या ये बनेगा, तो लाल दानव तारा या रेड सुपर जायंट, रेड सुपर जायंट या बड़ा बड़ा लाल दानव तारा बनेगा, या छोटा या लाल दानव तारा, ये दोनों में से कोई एक बनेगा। यदि ऊपर में छोटा ये निहारिका होगा तो रेड जेंट बनेगा, और बड़ा होगा तो सुपर जेंट बनेगा। उसके बाद क्या होगा इसमें, सुपर सुपर जेंट या रेड जेंट में क्या होगा कि यदि यहाँ का किनारे का भी हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाएगा, बीच का तो खत्म हो गया है, और यहाँ पे भी हीलियम खत्म हो जाएगा, तो हीलियम खत्म होने के कारण ये कार्बन में परिवर्तित होगा, और अंत में तेज गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ब्लास्ट कर जाएगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ब्लास्ट करेगा, या ये विस्फोट करेगा। विस्फोट करने का मतलब कि क्या होगा कि इसको अभिनव तारा बोलेंगे, इसको अभिनव तारा इसको बोलेंगे, इसको भी अभिनव तारा ही बोलेंगे। और रेड जेंट ये लाल दानव, लाल दानव तारा ये है, ये भी लाल दानव तारा ही है। इसको लिखेंगे लाल बड़ा दानव तारा। ये अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें क्या होगा कि सुपर जेंट में जब सुबह ये क्या अभिनव तारा, जो अभिनव तारा क्या अभिनव तारा के बाद क्या होगा कि ये अभिनव तारा के बाद क्या होगा ये कि जब अभिनव तारा में ये क्या होगा कि विस्फोट होने के बाद वो तेजी से घूर्णन करेगा, और तेजी से घूर्णन कारण इसके नाभिक में, जो इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन हो, वो बाहरी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। वो बाहरी कक्षा से नाभिक से बाहरी कक्षा में चला जाएगा, नाभिक से घूर्णन, तेज घूर्णन के कारण। और क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ न्यूट्रॉन बचेगा। और न्यूट्रॉन बचने के कारण क्या होगा कि ये न्यूट्रॉन बचेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन बचने के बाद ये जो न्यूट्रॉन स्टार या न्यूट्रॉन तारा में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन तारा में कन्वर्ट होगा। देखिए यदि किसी, तो ये क्या बताया कि इसमें कि जब नाभिक में इसका क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से गुरुत्वाकर्षण के कारण ये तेजी से घूमेगा, और घूमने के कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, और सिर्फ न्यूट्रॉन बचेगा। न्यूट्रॉन के कारण ये क्या होगा कि ये न्यूट्रॉन तारा कहलाएगा, ये न्यूट्रॉन तारा कहलाएगा। इसी को न्यूट्रॉन तारा, इसको या पल्सर भी कहते हैं, इसको न्यूट्रॉन तारा या पल्सर भी कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर भी इसको कहते हैं। अब क्या है इसमें कि ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल, ब्लैक होल के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। तो हम लिखवाएंगे इसके बारे में अच्छी तरह से। तो जब न्यूट्रॉन तारा क्रमिक रूप से सिकुड़ने लगता है, जब ये न्यूट्रॉन तारा क्या होगा, ये न्यूट्रॉन तारा क्रमिक रूप से ये सिकुड़ने लगेगा अंदर में, सिकुड़ने लगेगा अंदर में। न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ने लगेगा, ये न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ने लगेगा, ये धीरे धीरे सिकुड़ते रहता है, और सिकुड़ने के बाद अंततः इसका द्रव्यमान बहुत अधिक हो जाता है। निश्चित बिंदु पर एक मतलब कि संकुचित हो जाता है, ऐसा केंद्रित हो जाता है। क्या होता है कि इसका द्रव्यमान धीरे धीरे सिकुड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जाके एक स्थान पे तो रुकेगा ही। कोई चीज भी हो, किसी चीज को हम दबाएंगे तो एक निश्चित बिंदु पर जाके वो अंतिम में रुकेगा ही, उससे आगे वो दबेगा नहीं, उससे आगे वो दबेगा नहीं, चाहे कोई भी चीज हो। बॉल हो, बॉल को ही ले लीजिए, या ये प्लास्टिक का ग्लास है,
इसको हम दबाएंगे तो एक निश्चित रूप में जाके वहां पे स्थिर हो जाएगा, उसके बाद वो दबेगा नहीं एक बिंदु पे। तो वही चीज इसमें भी होता है। न्यूट्रॉन तारा जब एक इसमें क्रमिक रूप से सिकुड़ता है धीरे धीरे, और सिकुड़ने के बाद एक अंतिम रूप में संकेंद्रित हो जाता है, तो इस प्रकार के तारे को क्या बोलेंगे, ये फिर ये अंतिम रूप में जब सिकुड़ जाएगा तो उसको उसके बाद ये क्या बनेगा, ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र। ये ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र, कृष्ण छिद्र, छिद्र ये छिद्र में बदलेगा। और ये पल्सर तारा में ये सुपरनोवा पल्सर तारा में बदलेगा, और पल्सर तारा क्या बनेगा, कृष्ण छिद्र में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमारा कृष्ण छिद्र के बारे में है कि कृष्ण छिद्र तक कैसे चले। और यहाँ तक तो अभिनव तारा के बारे में तो यहाँ पे हम लोग जान चुके हैं। और व्हाइट तारा क्या है, व्हाइट तारा के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि व्हाइट तारा के बारे में क्या है। तो व्हाइट तारा, इसकी संरचना का पता सर्वप्रथम कौन लगाए थे, तो आर एच फैबर, एक आर एच क्या थे, हाँ फैबर थे, आर एच फैबर एक नाम का वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसके बारे में पता लगाया था। तो इसका इतना घनत्व ज्यादा होता है कि इसका इतना घनत्व ज्यादा होता है कि एक एक चम्मच इसका, एक चम्मच में इसका मतलब कि कोई इसका पदार्थ लीजिएगा तो वो करीब करीब 10 क्विंटल के बराबर, 10 क्विंटल के बराबर ये हो जाएगा। ये पानी के घनत्व से ये कितना है, पानी के घनत्व से 10 लाख गुना ज्यादा होता है इसका घनत्व। श्वेत तारा का घनत्व कितना होता है, एक चम्मच लीजिएगा तो एक चम्मच 10 क्विंटल के बराबर होगा, इतना इसका घनत्व होता है। और क्या होता है, या तो पानी का जितना घनत्व होता है नॉर्मल पानी का, उससे 10 लाख गुना अधिक होता है इसका घनत्व। इसका घनत्व कितना होता है, 10 लाख गुना अधिक होता है इसका घनत्व। तो यह है हमारा आप लोगों को निहारिका से कृष्ण छिद्र और पल्सर तक बनने की कहानी, पल्सर तक बनने की कहानी आप लोगों को बताया कि कैसे कृष्ण छिद्र बनता है और कैसे मतलब कि श्वेत बावन तारा बनता है। अब हमारा सूर्य क्या है कि हमारा सूर्य भी ये लार्ज स्टार से नहीं गुजरेगा, हमारा सूर्य गुजरेगा श्वेत स्मॉल स्टार से, स्मॉल स्टार से। और सूर्य का करीब करीब आधा जीवन खत्म हो चुका है हमारा, 450 करोड़ वर्ष, न अरब 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 450 अरब वर्ष करीब करीब। यहाँ पे हमारा सूर्य 4.6 या 7, छः मान लीजिए, लगभग लगभग 6 या 7 के आसपास अरब वर्ष ये जी चुका है। और इतना ही करीब करीब और जीना है इसको, 13, इतना ही और इसको जीना है। तो हमारा सूर्य सूर्य के बारे में आगे पढ़ाएंगे तो लिखवाएंगे। अब इसके बारे में हम लोग कुछ लिख लेते हैं कि हमारा क्या है, लिख लेते हैं कुछ इसके बारे में। तो ये तो हमारा यहाँ तक हो चुका था। अब हम लिखते हैं लाल दानों के बारे में, या लार्ज स्टार के बारे में। स्टार के बारे में हम आगे पढ़ाएंगे, और लाल दानों के तरफ हम लोग तब तक बढ़ते हैं। सूर्य, जब हम सूर्य की तरफ बढ़ेंगे तो सूर्य के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए कि सूर्य के बारे में डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे उसमें तारा बनता है, उसके आसपास के ग्रह कौन कौन है। तो उसके बारे में हम लोग, सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक अभी लाल दानों के बारे में पढ़ते हैं, या रेड सुपर जायंट या रेड रेड जायंट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, जब तारों के केंद्र में स्थित है, कोई भी तारा का केंद्र में स्थित हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है, हो जाने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित होने लगता है। तारों के केंद्र में स्थित हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित होने लगता है। और किंतु बाहरी भाग में स्थित है हाइड्रोजन हीलियम में
परिवर्तित होते होते रहता है, मतलब कि बदलना जारी रहता है उसमें। तो इसके फलस्वरूप ये तारा धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और लाल रूप में दिखाई देगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि रेड सुपर जायंट, या इसको लिख सकते हैं रेड जायंट, या ये रेड सुपर जायंट। इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। इसके बारे में हम लोग जब तारों के केंद्र में स्थित है, क्या होता है कि हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है यहाँ पे। समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है और तारे का केंद्रीय भाग संकुचित होने लगता है। तब तारे का केंद्रीय भाग संकुचित होने लगता है, होने लगता है। और और क्या होता है कि बाहरी भाग में स्थित हाइड्रोजन, और किंतु लिख सकते हैं कि किंतु हाइड्रोजन, क्या होता है कि हाइड्रोजन का हीलियम में, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। हीलियम का हाइड्रोजन में बदलना जारी रहता है। और क्या होता है इसके फलस्वरूप तारे में धीरे धीरे तारे इसके फलस्वरूप तारा धीरे ठंडा होने लगता है, ठंडा ठंडा होने लगता है। और क्या होता है इसमें, उस ठंडा होने के बाद क्या होगा, तो ठंडा होने के बाद क्या होगा कि ये लाल दिखाई देना है। इसके पश्चात
यह लाल दिखाई देने लगता, इसी को क्या बोलेंगे? लाल दानव तारा या रेड सुपर जायंट या लाल बड़ा दानव तारा इसको बोल सकते हैं। तो ये चीज है हमारा लाल दानव तारा के बारे में। लाल दानव तारा के बारे में ये चीज है कि तो लाल दानव तारा के बारे में हम लोग पढ़े। अब पढ़ते हैं क्या कि सुपर जेंट, यहाँ पे इसके बाद क्या था? सुपर जेंट तारा था, या उसको क्या बोलते हैं? अभिनव तारा। अभिनव तारा या सुपर जेंट तारा। सुपर जेंट स्टार या सॉरी, सुपर जेंट नहीं होगा, सुपर नोवा होगा। ये सुपरनोवा होगा। सुपरनोवा तारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये क्या होता है कि जब लाल दानव तारा में तो केंद्र के भाग में हाइड्रोजन खत्म हो चुका था, तो बचा था क्या? बाहरी भाग में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते रहता था। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बाहरी भाग में हीलियम गैस कार्बन में परिवर्तित, जब हीलियम गैस खत्म हो जाएगा इसके बाहरी भाग में भी, लाल दानव तारा में लाल दानव तारा में बाहरी भाग में हीलियम गैस कार्बन में परिवर्तित खत्म हो गया, कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा। तब परिवर्तित होने के फलस्वरूप क्या होगा कि तारे में एक बड़ा विस्फोट होगा, तारे में तीव्र विस्फोट होगा, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि रेड जाइंट में रेड जाइंट तारा में क्या होगा कि कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि इसमें, इस तारे में, इसके फलस्वरूप तीव्र विस्फोट होगा। विस्फोट, तारे में तीव्र विस्फोट होगा। और तारे में जब तीव्र विस्फोट होगा, तो विस्फोट होने के बाद इसी को क्या बोलेंगे? इसी को हम इसी को सुपरनोवा तारा बोलेंगे।
इसको क्या बोलते हैं? सुपरनोवा, सुपरनोवा स्टार या अभिनव तारा बोलते हैं इसको। तो ये हमारा अभिनव तारा हुआ। और यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक तारे का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जिसे चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। तो चंद्रशेखर सीमा के बारे में अभी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इसके बाद पढ़ लेते हैं न्यूट्रॉन तारा, और क्या पढ़ लेंगे, श्वेत बामन तारा, और क्या पढ़ेंगे, ब्लैक होल। अभी अभी तीन तारा हम लोगों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बारे में, चंद्रशेखर सीमा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। न्यूट्रॉन तारा, जो कि हम इसके बाद जो बनता है न्यूट्रॉन तारा बनता है, और न्यूट्रॉन तारा के बाद बनेगा ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र। तो न्यूट्रॉन तारा के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। तो न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आगे। न्यूट्रॉन तारा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन तारा, NE, पल्सर स्टार, इसको पल्सर स्टार लिख सकते हैं, या न्यूट्रॉन तारा भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या हम इसके इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यदि किसी तारे में का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो जाता है, चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो जाता है, और तारे के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉन, तारे के नाभिक में स्थित इलेक्ट्रॉन गुरुत्वाकर्षण के कारण, मतलब कि घूर्णन गति के कारण बाहर हो जाता है नाभिक से। तो इस कारण क्या होता है, बच जाता है सिर्फ न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर हो गया, तो बचेगा न्यूट्रॉन। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन तारा। तो इसको लिख सकते हैं, किसी तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो जाता है, तारे का द्रव्यमान सीमा से चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो जाता है, तो तारे के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉन, तो तारे के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण, अत्यधिक वेग के कारण नाभिक से मुक्त हो जाता है। नाभिक से मुक्त हो जाता है। और क्या होता है कि नाभिक से मुक्त हो जाता है, और तारे में क्या बचता है, सिर्फ न्यूट्रॉन। और क्या बचता है, एवं तारे में क्या बचता है, तारे में क्या बचता है,
तारे में क्या बचता है? केवल न्यूट्रॉन शेष रहता है, केवल शेष रह जाता, न्यूट्रॉन शेष रह जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? तारे के इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कहा जाता है। ये रहा न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा। तो तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो जाता है, तो तारे के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉन अधिक अत्यधिक अत्यधिक वेग के कारण नाभिक से मुक्त हो जाता है एवं तारे में केवल न्यूट्रॉन शेष रह जाता है। और इस अवस्था को तारे के इस अवस्था को क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कहा जाता है। ये हमारा न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा रहा। चित्र के अनुसार भी हम आप लोगों को समझाए। अब चलते हैं किस किस अवस्था के तरफ। तो अब यहीं पे आ जाते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। तो कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आ जाएंगे श्वेत वामन तारे की तरफ। तो कृष्ण छिद्र क्या होता है? जब न्यूट्रॉन तारा का क्रमिक रूप से संकुचित होने लगता है, संकुचित हो जाता है, क्रमिक रूप से सिकुड़ते रहता है और अंततः इसका द्रव्यमान एक निश्चित बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल। ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल, इसको इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो जब न्यूट्रॉन तारा का क्रमिक रूप से हो सिकुड़ते रहता है, जब न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ते रहता है और अंततः इसका द्रव्यमान अंततः इसका द्रव्यमान इसका द्रव्यमान क्या होता है? एक निश्चित बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है।
एक निश्चित बिंदु पर एक निश्चित बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है, इस प्रकार के तारे को कृष्ण छिद्र कहते हैं। ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र कहते हैं, ठीक। अब ये इसका घनत्व इतना अधिक होता है कि न्यूट्रॉन तारा का घनत्व हम आप लोगों को बताए हैं कि न्यूट्रॉन तारा या श्वेत बामन तारा, श्वेत बामन तारा के बारे में हम बताए हैं, और न्यूट्रॉन तारा के बारे में बताए हैं, श्वेत तारा के बारे में तभी नहीं बताए हैं। लेकिन न्यूट्रॉन तारा के बारे में हम लोग बताए हैं कि इसका एक चम्मच द्रव्यमान लीजिए, एक चम्मच लीजिएगा तो इसका इतना द्रव्यमान अधिक होगा कि वो 10 क्विंटल के बराबर एक चम्मच है। एक चम्मच भार उसका द्रव्यमान 10 क्विंटल के बराबर होता है, या उसका पानी का घनत्व से 10 लाख गुना अधिक होता है घनत्व न्यूट्रॉन तारा के बारे में। अब सोचिए कि वो चीज सिकुड़ रहा है, न्यूट्रॉन तारा भी ये सिकुड़ रहा है और उसका घनत्व अधिक हो रहा है। तो सोचिए कि इसका घनत्व कितना होगा, इसका घनत्व कितना होगा। सोचिए कि यदि न्यूट्रॉन तारा का एक चम्मच का भार 10 क्विंटल हो गया, 10 क्विंटल हो गया, यानी 1 क्विंटल कितने के बराबर होता है, 100 kg का। तो सोचिए कि 1000 kg यदि होगा तो एक चम्मच का भार 1000 kg। एक हजार के जी के बराबर होगा। सोचिए कि एक चम्मच का भार 1 kg के बराबर होगा, तो 1000, एक चम्मच भार, एक चम्मच द्रव्यमान 1000 kg के बराबर होगा। तो इसका वो भी सिकुड़ रहा है, न्यूट्रॉन तारा भी अब सिकुड़ रहा है। तो वो सिकुड़ने के कारण अब बन रहा है क्या, ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र। तो इसका द्रव्यमान सोचिए कि उससे कितना गुना अधिक होगा, इसका द्रव्यमान उसे सोचिए कि कितना गुना अधिक होगा। तो इस कारण इसका द्रव्यमान बहुत अधिक होने के कारण इन घनत्व घनत्व इसका घनत्व बहुत अधिक होने के कारण लिख सकते हैं यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण भी बहुत अधिक होता, इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत अधिक होता है। इस कारण यहाँ से प्रकाश परावर्तित नहीं हो सकता। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि यहाँ से प्रकाश भी परिवर्तित नहीं हो सकता या पार नहीं हो सकता, इसका प्रकाश भी इससे पार नहीं हो सकता है। तो सोचिए कि इसका गुरुत्वाकर्षण कितना अधिक होगा और इसका द्रव्यमान या घनत्व कितना अधिक होगा, इसका द्रव्यमान या घनत्व कितना अधिक होगा। तो सोचिए कि कृष्ण छिद्र क्या चीज है, कृष्ण छिद्र क्या चीज है। तो
कृष्ण छिद्र के बारे में हम लोग जाने। कृष्ण छिद्र के बारे में हम लोग जाने और क्या होता है, कृष्ण कृष्ण छिद्र के बारे में जाने, और एक सफेद बामन तारा के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। उसके पर आगे पढ़ेंगे, फिर सफेद बामन तारा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका सफेद बामन तारा, इसकी संरचना संरचना का पता सर्वप्रथम इसकी संरचना का पता सर्वप्रथम आर एच फैबर द्वारा किया गया था, लगाया गया था। इसकी संरचना कैसे, कौन पता लगाया था? आर एच फैबर। और ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए लिखवाना हम उचित नहीं समझ रहे हैं। बस ये बता दे रहे हैं कि इसका भी घनत्व बहुत अधिक होता है। इसका भी घनत्व इतना होता है कि इसका भी घनत्व 1 चम्मच के बराबर 10 क्विंटल के बराबर, 1 चम्मच बराबर 10 क्विंटल के बराबर होता है। 1 चम्मच इसका द्रव्यमान पदार्थ को लीजिएगा, सफेद तारा को, तो इसका भी घनत्व कितना होता है? तो 10 क्विंटल के बराबर इसका भी घनत्व होता है। तो चलिए, ये तो हम लोग पढ़ लिए, सफेद तारा के बारे में पढ़ लिए, न्यूट्रॉन तारा के बारे में पढ़े, उसके बाद सुपरनोवा के बारे में पढ़े, रेड जाइंट के बारे में पढ़े, और स्टार के बारे में पढ़े। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एक ये क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा के बारे में। कुछ चंद्रशेखर सीमा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, क्या नहीं। तो चंद्रशेखर सीमा के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि चंद्रशेखर सीमा क्या है। तो चंद्रशेखर सीमा मृत तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से यदि 101.44 गुना होगा, अत्यधिक होगा, 1.44 गुना अत्यधिक होगा, तो वो क्या होगा कि वो बदलेगा किसमें? तो ये बदलेगा क्या? ब्लैक होल में बदलेगा। या तो अब आते हैं चंद्रशेखर सीमा के बारे में। इसकी खोज किसने किया था? तो 'चंद्रशेखर सीमा के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि चंद्रशेखर सीमा क्या चीज है, क्या चीज नहीं। तो एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा चंद्रशेखर सीमा के बारे में। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि चंद्रशेखर सीमा क्या है। तो चंद्रशेखर सीमा के बारे में इस सीमा का सबसे पहला उल्लेख कौन किए थे? इस सीमा का उल्लेख सबसे पहले कौन कौन किए थे? तो विल्सन एंडरसन, विल्सम एंडरसन, और एक वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री थे, ई सी स्टोनर।
इस सीमा का उल्लेख है इस उल्लेख है कौन किए थे? तो विलियम और कौन किए थे? इसी स्टोनर। इसी स्टोनर। तो क्या कौन के थे? तो विलियम एंडरसन। एंडरसन कौन के थे? विली एंडरसन और कौन के थे? इसी स्टोनर। इसी स्टोनर ने इस सीमा का उल्लेख किए थे। और कब किए थे? तो ये 1930 में 1930 में इसका उल्लेख हुआ था। इसका उल्लेख कब हुआ था? तो 1930 में इसका उल्लेख हुआ था। लेकिन किंतु अब क्या हुआ कि इसमें सिर्फ उल्लेख ही हुआ था, लेकिन इसको मतलब सिद्ध नहीं हो पाया था सही से, तो इस कारण अब एक आए भारतीय मूल के वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक, भारतीय मूल के, मतलब वो भारत में जन्मे हुए थे। और क्या हुआ था कि भारत में जन्मे हुए थे और वो अमेरिका में जाकर बसे थे। तो वो आए तो उनको क्या, वो क्या किए, किंतु किंतु परंतु अमेरिकी वैज्ञानिक या खगोल वैज्ञानिक, खगोल इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? खगोल भौतिक शास्त्री इसको, इनको बोलिए। खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर ने 1930 में क्या किया था कि स्वतंत्र रूप से इस सीमा की खोज की थी। स्वतंत्र रूप से इस सीमा की खोज की है और इस सीमा का गणना और अधिक, मतलब कि और अधिक शुद्ध बनाया। सीमा की
गणना को और अधिक शुद्ध बनाएं। ये चीज इनका ये था मतलब कि भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने, और ये 1923 में स्वतंत्र रूप से इस सीमा की खोज किए और इस सीमा की गणना को और अधिक शुद्ध बनाए। मतलब एक चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है यहाँ पे लिख सकते हैं 1.44 सूर्य द्रव्यमान का, सूर्य द्रव्यमान का 1.44 गुना गुना होता है, कितना होता है सूर्य द्रव्यमान का 1.44 गुना होता है एक चंद्रशेखर सीमा बराबर। चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है सूर्य द्रव्यमान का 1.44 ये होता है। अब क्या हुआ कि इनके इस खोज के लिए इनको कब 1983 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसको छोटा करके लिख सकते हैं यहाँ पे भी। इस खोज के लिए इन्हें 1983 में 1983 में क्या मिला था भौतिक क्षेत्र में नोबेल नोबेल होता है ना, प्रदान किया गया था। इस क्षेत्र में इनको भौतिक क्षेत्र में इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये हमारा चंद्रशेखर सीमा के बारे में हम लोग कुछ पढ़े। अब हम चंद्रशेखर सीमा के बारे के बाद हम लोग कुछ आगे चलते हैं कि चंद्रशेखर सीमा का आगे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। तो कृष्ण छिद्र के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, तो और एक चीज पढ़ लेते हैं यहीं पे, एक सीरियस तारा। आज सीरियस तारा तक पढ़ा देते हैं, उसके बाद कल हम सौरमंडल में एंट्री कर जाएंगे। या यहीं पे रोक दें? चलिए आज यहीं पे रोकते हैं, और कल का क्लास इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। सीरियस तारा से लेके कल तारा सौरमंडल में हम लोग एंट्री कर जाएंगे। कल सौरमंडल पढ़ाएंगे, और सौरमंडल पढ़ाने के बाद उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि फिर स्टार के बारे सूर्य के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।